हम इम्यून सिस्टम के दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं वो बोन मेरो की प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स से पैदा होती हैं। ये जो बोन मेरो की प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं जो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहलाती हैं, यानी कि ब्लड एंड ब्लड से रिलेटेड जो कंपोनेंट है उनको पैदा करने वाली ये जो स्टेम सेल्स हैं, प्लूरिपोटेंट मतलब इनमें एक पर्टिकुलर लीनिएज की कुछ लीनिएज की सेल्स को डेवलप करने की क्षमता होती है, प्लूरिपोटेंट। यहाँ तो दो तरह की आप कॉमन प्रोजेनिटर सेल्स आप देख रहे हैं, एक कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स होती हैं और एक कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स होती हैं। जो लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स हैं उनसे तीन प्रकार की सेल्स मुख्यतः डेवलप होंगी, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल जिन्हें हम NK सेल भी कहते हैं। इसी प्रकार माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स से इरिथ्रोसाइट्स यानी RBC और WBCs जिनमें बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, साथ ही साथ मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स, ये माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल से पैदा होती हैं। अगर हम संक्षिप्त में समझें तो जो माइलॉइड सेल्स होती हैं वो इनेट ब्रांच ऑफ इम्यूनिटी की कोशिकाएं बनाती हैं तथा लिम्फोइड सेल्स, इसमें आप NK सेल अपवाद है, वो एडेप्टिव ब्रांच से रिलेटेड है। जो माइलॉइड सेल्स हैं उनके अगर हम कार्य देखें तो माइलॉइड सेल्स में मोनोसाइट्स ये फेगोसाइटिक हैं और डिफ्रेंशिएट होती हैं टिश्यू मैक्रोफेजेस में, जो डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर मैक्रोफेजेस के रूप में मौजूद होते हैं, जैसे लंग में, लिवर में, किडनी में। इसके अलावा मैक्रोफेजेस आप इससे अच्छी तरह से परिचित होंगे, ये फेगोसाइटोसिस करती हैं और साथ ही साथ इससे पहले आपने चार्ट में भी देखा था ये साइटोकाइंस का सिक्रीशन में इन्वॉल्व होती हैं। तीसरी प्रकार की सेल्स हैं डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स का एंटीजन प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये एंटीजन को कैप्चर करने, उसके ट्रांसपोर्ट और उसके प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूट्रोफिल्स ये भी फेगोसाइटोसिस करते हैं तथा बैक्टीरियासाइडल मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने का कार्य करते हैं। इओसिनोफिल्स ये एंटीबॉडी कोटेड पैरासाइट्स की किलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बेसोफिल ये नॉन फेगोसाइटिक होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसोफिल नॉन फेगोसाइटिक है, लेकिन ये कई फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं, पर्टिकुलरली एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के दौरान। मास्ट सेल्स ये कुछ ग्रैन्यूल्स रिलीज करती हैं जिनमें हिस्टामिन्स मौजूद होते हैं और ये भी एलर्जिक रिस्पॉन्स के दौरान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम लिम्फोइड सेल्स की बात करें तो लिम्फोइड सेल्स जो प्रोजेनिटर सेल्स हैं लिम्फोइड, उनसे बनने वाली एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है लिम्फोसाइट्स, जिनमें आपको बी लिम्फोसाइट देखने को मिलेगा। बी लिम्फोसाइट्स नेव बी लिम्फोसाइट और इफेक्टर बी लिम्फोसाइट, आप इसको दो प्रकार में समझ सकते हैं। इसी प्रकार टी सेल्स भी नेव एंड इफेक्टर सेल्स के रूप में होती है। नेव सेल्स हम उन्हें कहते हैं जो कि जब बोन मैरो से रिलीज हो रही हैं और वो किसी भी एंटीजन के संपर्क में नहीं आ रही, प्रेरित नहीं हो रही, तो तब तक वो नेव सेल है, और जब वो एंटीजन से प्रेरित हो जाती हैं तो उसके उपरांत वो इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का कार्य करती हैं। इसके अलावा टी सेल्स, हमें यहाँ ब्रॉडली हम देखें
तो दो कैटेगरी में हम मुख्य रूप से टी सेल्स को देखते हैं। इसके अलावा भी कई सारे टी सेल्स के प्रकार हैं, लेकिन एक है CD4+ टी सेल्स, जिन्हें टी हेल्पर सेल्स भी कहते हैं। इन्हें हेल्पर सेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करने का काम करती हैं। इसके अलावा दूसरी प्रकार की टी सेल्स वो हैं जिनमें CD8 मार्कर होता है, जिसके कारण इसे CD8+ टी सेल भी कहा जाता है। इन्हें साइटोटॉक्सिक टी सेल भी कहा जाता है। ये इन्फेक्टेड या अल्टर्ड सेल्स को किल करने का कार्य करती हैं। इसके अलावा कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स से बनने वाली लिम्फोसाइट्स के अलावा दूसरी बड़ी कैटेगरी में जो सेल्स हैं वो कहलाते हैं नेचुरल किलर सेल्स या NK सेल्स। इन NK सेल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पर्टिकुलरली ट्यूमर्स सेल्स को किल करने में, या वायरस लेडन जो टारगेट्स है सेल्स हैं उनको किल करने में, या फिर एंटीबॉडी से कोटेड टारगेट्स को किल करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। प्लाज्मा सेल अलग नहीं है, ये बी सेल डिफरेंशिएशन लाइन में आप इन्हें इफेक्टर कह सकते हैं। ये इफेक्टर सेल्स हैं बी सेल डिफरेंशिएशन की, जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। एक अन्य प्रकार जो यहाँ देखने को मिलेगा वो है मेमोरी सेल्स। ये एंड डिफरेंशिएटेड बी एंड टी सेल्स होती हैं। याद रखिए, केवल कुछ बी सेल्स एवं टी सेल्स पैथोजन क्लियर होने के बावजूद बनी रहती हैं। जो ये रिमाइंडर सेल्स हैं इन्हीं को हम मेमोरी सेल्स कहते हैं। ये एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं इम्यूनोलॉजिक मेमोरी के लिए। और यही इम्यूनोलॉजिक मेमोरी के कारण नेक्स्ट टाइम में जब इन्फेक्शन होगा तो तुरंत से इस मेमोरी में उपलब्ध जानकारी के अनुसार एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन प्रारंभ हो जाएगा और टी सेल्स अपना वर्क करना प्रारंभ कर देंगे और फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। यहाँ हम दो प्रमुख एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं। पहला है ह्यूमरल इम्यूनिटी। आप याद रखिए, ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड, वो इम्यूनिटी जो बॉडी फ्लूइड से प्राप्त हो रही है। इसका मतलब वो इम्यूनिटी जहाँ पर सेल्स इन्वॉल्व नहीं है। तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय मैक्रोमोलेक्यूल्स जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में पाए जाते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज शामिल हैं, कंप्लीमेंट प्रोटीन शामिल हैं, जिसमें एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स शामिल हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी के एस्पेक्ट में हम कुछ चीज़ों को जिनको सम्मिलित कर सकते हैं वो है एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड एसेसरी प्रोसेसेस, जिसमें टी हेल्पर सेल्स, पर्टिकुलरली टी हेल्पर 2 टाइप की सेल्स का एक्टिवेशन, साइटोकाइंस का प्रोडक्शन, मेमोरी सेल्स का जनरेशन एक्सेट्रा शामिल है। अगर हम समझें कि ह्यूमरल इम्यूनिटी एक्चुअली क्या है तो ये रेफर करते हैं इफेक्टिव फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडी किस प्रकार से कार्य करते हैं खास तौर पे, जिसमें न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन आदि शामिल है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्स आदि। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दूसरी प्रकार का जो एस्पेक्ट हम देखने को मिलते हैं इसके अंदर वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो ये वो इम्यून रिस्पॉन्स है जिसके अंदर एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट आदि शामिल नहीं है, जबकि इसकी बजाय इसमें सेल्स शामिल हैं, जिसमें एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस का रिलीज जो कि एंटीजन के आने के रिस्पॉन्स में होता है वो इन्वॉल्व है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी
मैक्रोफेज और एन के सेल्स के एक्शन से इम्यूनिटी देती है। साथ ही साथ ये स्टिमुलेट करती है सेल्स को ताकि साइटोकाइंस सिक्रीट किए जा सके। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मुख्यतः फंजाई, प्रोटोजोन, इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया, वायरस लेडन सेल्स और कैंसर्स आदि के प्रति डिफेंस प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से हमने आउटलाइन देखा कि इम्यून सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ याद रखिए, जो मुख्य प्रकार के जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हमें त्रिस्तरीय 3 स्तर की व्यवस्था के बारे में जानकारी लेनी होगी। पहला फिजिकल बैरियर्स, जो कि किसी भी एंटीजन को बॉडी में इंटर करने से रुकते हैं, जैसे कि स्किन, म्यूकोसल मेम्ब्रेन, ये इन्नेट इम्यूनिटी का ही पार्ट माना जाता है। अगर कोई पैथोजन इस फिजिकल बैरियर को ब्रेक कर देता है तो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो आपको इनेट इम्यूनिटी से मिलेगी। इनेट इम्यूनिटी में आपको जैसे कि बताया गया एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, इसके अलावा आपने देखा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस और कई तरीके की केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं, जिसमें आप कंप्लीमेंट एसिड्स की हमने बात की, आइसोजाइम्स की बात की, ये सारी चीजें। अगर इस इनेट इम्यूनिटी को भी ब्रीच करके कोई पैथोजन एंटर करता है तो अगेन इस स्थिति में वहां हम देखते हैं कि अडेप्टिव इम्यूनिटी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने आ जाती है। सबसे पहले एंटीजन को कैप्चर किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा एवं उसको प्रेजेंट किया जाएगा बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, जो एंटीजन प्रेजेंट किया जा रहा है वो टी सेल्स को साथ ही साथ बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। जो टी सेल्स हैं, पर्टिकुलरली टी हेल्पर सेल्स, वो डिफरेंट इम्यून रिस्पॉन्सेस को एक्टिवेट करेंगी, जिसमें सेल्फ एक्टिवेशन भी शामिल है, बी सेल का एक्टिवेशन भी शामिल है, एन के सेल्स का एक्टिवेशन भी शामिल है और मैक्रोफेजेस का एक्टिवेशन भी एंड रेगुलेशन भी शामिल है। ये सारा कुछ हेल्पर सेल्स के माध्यम से है। इसके अलावा जब बी सेल्स एक्टिवेट हो रही हैं तो वो एंटीबॉडीज का सिक्रेशन प्रारंभ कर देती हैं। एंटीबॉडीज एक्चुअली बी सेल्स डिफरेंशिएट करती हैं, प्लाज्मा सेल बनती हैं जो कि एंटीबॉडीज को सिक्रेट करती हैं। याद रखिए, जो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है। बी सेल्स, टी सेल्स से साइटोकाइंस को रिलीज करती हैं जो कि रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। जैसे ही इम्यून रिस्पॉन्स खत्म होगा, कब खत्म होगा? जब पैथोजन क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पैथोजन क्लियर होते ही इम्यून रिस्पॉन्स स्लो डाउन होगा। मात्र कुछ कोशिकाएं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को रखते हुए बनी रहेंगी। इन सेल्स को मेमोरी सेल्स कहते हैं। ध्यान रहे कि ये जो सेल्स हैं ये 2 रूट से डेवलप हुई हैं, एक माइलॉइड और एक लिम्फोइड। एक चीज और याद रखें आप कि 2 प्रकार से आपको रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, एक तो सेल्स के माध्यम से और एक जो फ्लूइड में मौजूद कंपोनेंट्स हैं उनके माध्यम से, जिसमें एंटीबॉडी, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स वगैरह आते हैं। उसे हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। और जो इम्यून रिस्पॉन्स हमें सेल्स के माध्यम से मिलता है उसे हम सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। फॉरेन पार्टिकल जो साइज में बेहद स्मॉल है, छोटे हैं अप टू वायरस लेवल, उनके प्रति अक्सर हम देखते हैं कि ह्यूमरल रिस्पॉन्स बहुत बेहतर तरीके से कार्य करता है, जबकि बड़े पैथोजेंस जिनमें फंजाई है, प्रोटोजोन है, इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया है, वायरस लेजेंड, बिग सेल्स हैं, कैंसर्स हैं,
उनमें सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बेहतर तरीके से कार्य करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।